नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, फिजिक्स के लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन चल रहा था, उसका पार्ट 4 हम लोग लेकर उपस्थित हुए हैं। आज अपनी क्वेश्चन जो है वो 75 से 100 तक चलेगा। टोटल 127 क्वेश्चन है। 75 से 100 क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और पूरे रिलैक्स के साथ बैठिए और पूरे मजे के साथ पढ़िए। आप लोगों का वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, रिप्लाई करते हैं और सबसे पहली बात कि आप लोग बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू। हमें आशा था और हमें अपने पे कॉन्फिडेंस भी था, एक ना एक दिन हम निखरेंगे और आप लोग ये काम कर रहे हैं हमें निखारने का। हमारी टीम भी काफ़ी मेहनत कर रही है इसके लिए। तो सवाल को देखते हैं उससे पहले आप लोगों के लिए एक शब्द बोलना चाहते हैं कि कंपटीशन तो हाई है, ये तो आपको पता है। और इस कंपटीशन के ज़माने में यदि हम रेस में हिस्सा ना ले तो हमें लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ाई लिखाई करने का। इसलिए जो भी कॉम्पिटिटिव फॉर्म आता है सरकारी नौकरी से संबंधित, उसे आप लोग भरिए। सबसे पहली प्रक्रिया तो वही है। उसके बाद उसका सिलेबस को देखिए, उसका सिलेबस क्या है। और सिलेबस के बाद, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगा कि क्या पूछा जाएगा, किस चीज़ की हमें तैयारी करना है, पढ़ने के लिए तो महासागर है। कितना पढ़ोगे? इसलिए उतना पढ़ो जितना हमें पूछा जाता है, पूछा जाएगा। अब आपके हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब लोगे, यहाँ से पढ़ रहे हो, वहाँ से पढ़ रहे हो, फलाना यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, चिलाना यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो। नहीं, ये करना ठीक नहीं है। एक पढ़ते रह जाओगे, आजीवन पढ़ते रह जाओगे और आप सफलता तक नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका भी अलग है और सबका पढ़ाने का उद्देश्य भी अलग है। आपको तो लगता है कि साइंस है, हम साइंस पढ़ते हैं, लेकिन वो साइंस किसके लिए है? क्या एसएससी के लिए है, रेलवे के लिए है, या स्टेट पीसीएस के लिए है, या यूपीएससी के लिए है, या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए है, डिफेंस के लिए है? तो ये हमें जानकारी लेना जरूरी है। इसलिए जो भी फॉर्म आता है मार्केट में सरकारी नौकरी से संबंधित, सबसे पहले उसका सिलेबस को देखिए। जैसे सिलेबस का पता चल जाएगा, इसका ये मतलब है कि हमें यह पता चल जाएगा कि यू में लड़ने का नियम क्या है ना? और उसके बाद रणभूमि में हम लोग उतरेंगे अर्जुन बनकर। और एक बात फिर हम आपको बता रहे हैं, बनना एकदम अर्जुन है। कोरोना चार्ज को भी हराना है, कोरोना चार्ज को भी हराना है। ऐसे अर्जुन बनेंगे। अर्जुन की तरह पूरी गांडीव को हम लोग क्या करेंगे? तेज धार बनाएंगे। और उसके बाद एक ऐसा धनुर्धर बनेंगे, तो मछली कहीं हो, खेदेंगे तो हम ही। मतलब सरकारी नौकरी का एक सीट भी आता है तो वो अपना होना चाहिए, उस पर हम राज करेंगे। पहले हम, फिर हमारे बाद कोई और। क्या? आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग का एक इशू रहा है कि सर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटा हो जाए। 35, 40, 45 मिनट तक वीडियो आपके लिए चलेगा और चलना चाहिए। अब 25 क्वेश्चन को एक्सप्लेन ना करेंगे तो फिर क्या करेंगे? अब केवल आंसर बता दे और चले जाए, फिर क्या फायदा होगा? इससे अच्छा है कि पूरा क्वेश्चन को सही तरीके से और पूरी ऑप्शन को सही तरीके से अरेंज वे में सॉल्यूशन और डिस्कशन कराते हैं, इससे आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। पहला सवाल को देख लेते हैं हम लोग। यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगा? साथियों, एक बात हम आपको बता, हम आपको इससे पहले भी फॉर्मूला बता रखे हैं। इससे पहले फॉर्मूला बता रखे हैं, एफ बराबर जो होता है r/2, यानी फोकस जो होता है त्रिज्या का आधी होता है। या इसको ये भी कह सकते हैं, क्या होती है वो दोगुनी होती है फोकस का। ये दो फॉर्मूलाएं हमको लगता है
सवाल को बनाने में। ये मतलब है कि हमें दिया क्या है, वक्ता त्रिज्या यानी आर। क्या दे दिया है, आर। जब आर दिया है 6.2, तो आपको पता है कि फोकस इसका अधिया होता है, यानी फोकस बराबर होगा आर बाई, यानी कि 6.2/2 काट लेंगे तो मेरे पास 3.1 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आपको चैप्टर बाय चैप्टर न्यूमेरिकल देंगे हम, थोड़ा सा समय मिलने दीजिए हमको भी, क्योंकि हम खुद एक स्टूडेंट है, हम कोई टीचर नहीं है, एक स्टूडेंट है, हम खुद तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा जैसी सिलेबस खत्म हो रहा है, फिर हम आपको साइंस नहीं, हम कुछ और पढ़ रहे हैं अभी टीचर और संस्थान से, तो जैसी उधर से समय हमको मिलता है हम आपके बीच आकर चैप्टर बाय चैप्टर न्यूमेरिकल करा देंगे। 10th का, 11th का, 12th का, जिस चैप्टर का आप बोलेगा उसका न्यूमेरिकल करा देंगे और टफ टफ क्वेश्चन कराएंगे। तो आप कमेंट में क्वेश्चन दीजिए, हमको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन दीजिए, आप हमें टेलीग्राम पे क्वेश्चन दीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन देते हैं, पक्का करके देंगे, हर हाल में करके। अब आप ये आइएगा क्वेश्चन एकदम नीट का, ए का, ओ का, तो नहीं, जो जरूरत की चीज़ है वो ना पढ़ना है हमको। हमको नीट से क्या मतलब है, से क्या मतलब है, गए हैं रेलवे के नौकरी लेने और नीट का क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसलिए नौकरी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इस बात के गुमान से फट रहे हैं कि हमको ज्ञान ज़्यादा चाहिए। हमें ज्ञान ज़्यादा नहीं चाहिए, हमको वह ज्ञान चाहिए जो सिलेक्शन दिलवा। हमको ज़्यादा ज्ञान लेके क्या ज्ञानी बनना है, हमको सफलता चाहिए, ज्ञानी नहीं चाहिए। हमें नौकरी चाहिए, हमको ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी बनना होता तो हम मठ पर न जाकर बैठ जाते, नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? साथियों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश एक माध्यम से माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, माध्यम में जाती है, तो वह पूर्व पथ से विचलित होती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते। क्या ये मतलब है कि इसका जवाब होने वाला है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के वजह से, आप लोग नोट कीजिएगा कॉपी में, प्रकाश के अपवर्तन के वजह से सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय सूर्य अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखता है। और तो और सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच 2 मिनट का गैप हो जाता है, 2 मिनट का अंतर हो जाता है। जब मछली तालाब में होती है तो वो अपने वास्तविक आकार से बड़ा और अपने वास्तविक जगह से ऊपर दिखाई देती है। ये भी प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। इंद्रधनुष जो बनता है उसमें भी प्रकाश के अपवर्तन सहायक क्रिया होता है। आपको बता दे, बाल्टी, एक बाल्टी पानी में अगर आप और रॉड, पेंसिल, कलम जैसे कोई भी चीज, लकड़ी अगर रखे तो मुड़ा हुआ आपको प्रतीत होगा, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। यदि आप बाल्टी या गमले में सिक्का रखिएगा तो थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है, उठा हुआ दिखाई पड़ता है और अपने वास्तविक आकार से बड़ा भी दिखता है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का ही। साथियों और ऑप्शन है, प्रकाश का प्रकीर्णन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये पार्ट 4 है। 3 पार्ट पहले इस सीरीज का हो चुका है, उसमें मैंने प्रकीर्णन के बारे में बहुत अच्छा से बताया है। आप लोग उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग देखिएगा, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को देखिएगा ना तो आपको आसान हो जाएगा। अब ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देखने जाएगा, इससे अच्छा है कि पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर पार्ट 2 देखिए, फिर पार्ट 3 देखिए, फिर पार्ट 4 देखिए। ठीक है, प्रकीर्णन के बारे में हम आपको बता दें, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, जगह कम बच रहा है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है, जब प्रकाश किसी कण पर पड़ता है, जब प्रकाश कण पर पड़ता है, किस कण पर पड़ता है, तो वह चारों दिशा में फैल जाता, उसी को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं।
प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में सबसे पहले टीवी रमन रमन नामक वैज्ञानिक ने बताया। इन्होंने 28 फरवरी 1928 ईस्वी को प्रकाश के प्रकीर्णन का सिद्धांत दिया। कब दिए? प्रकाश के प्रकीर्णन का सिद्धांत। इसलिए 28 फरवरी को साइंस डे भी मनाया जाता है। तो इस खोज के लिए 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार को 1954 ईस्वी भारत रत्न भी काम के लिए दिया गया। भारत रत्न भी का जन्म 1988 ईस्वी तमिलनाडु में हुआ। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंधित टिड्डल प्रभाव जो होता है, टिड्डल प्रभाव ये प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, हालांकि अपवर्तन के भी 2 नियम है। परावर्तन के कितने नियम है? 2। तो साथियों बढ़ जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो भी आपको कुछ लगे कि नया पॉइंट लिखे है तो नोट कर लीजिएगा। हालांकि इसमें तो कोई नया पॉइंट नहीं लिखे है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो बातें बताए थे वही बातें यहाँ भी बताए। होता ही इतना है, और भी होता होगा तो हम अपडेट करेंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? नीले रंग को छोड़कर श्वेत प्रकाश के सभी रंग हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आकाश नीला इसलिए दिखता है क्योंकि श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्ध्य, इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो हवा के अणु द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। ये प्रकाश आकाश हमको नीला दिखाई देता है। आकाश का नीला देखना प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पर आधारित है। आकाश नीला दिखाई देगा, समुद्र नीला दिखाई देगा, पृथ्वी नीला दिखाई देगा, सूर्य उदय सूर्य अस्त के समय सूर्य जो होगा वो हमको लाल दिखाई देगा, सूर्य दोपहर में सफेद दिखाई देगा। उसके बाद आपको हम बता दें और भी है एग्जाम्पल, घास हरा दिखाई देगा और घास हरा दिखाई देगा, बादल सफेद दिखाई देगा। ये सारे प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और इसके पीछे का मेन कारण होता है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगा? साथियों आज इसका झमेला ही खत्म कर देते हैं। हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि ये क्वेश्चन आ क्यों नहीं रहा है, एक अवतल दर्पण को बनाते हैं, एक अवतल दर्पण बनाते हैं, इसको पीछे AgNO3 से पोताई करते हैं। इसका पोती जो होता है AgNO3 से करते हैं। किससे करते हैं? AgNO3 का लेपन है, ठीक ना। ये क्या करते हैं, एक रेखा खींच देते हैं जिसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा फोकस, यहाँ जाएगा आपका वक्ता त्रिज्या और ए आपका हो जाएगा अनंत। अलग अलग जगह पर वस्तु रखेंगे तो अलग अलग जगह पर प्रतिबिंब बनेगा। जैसे ये तो ध्रुव है, पोल है। जैसे ही अगर वस्तु को हम क्या करें, यहाँ रखे मतलब कि फोकस और ध्रुव के बीच स्थिति नंबर 1, तो मेरा प्रतिबिंब जो है इसके पीछे यहाँ बनेगा। 1 नंबर कंडीशन में कैसा बनेगा? तो मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। और कल्पना कैसा होता है? कल्पना सीधा होता है। कल्पना कैसा होता है? सीधा होता है। और बड़ा भी तो होता है, कल्पना का बड़ा होता है। काल्पनिक के जगह पर आप लोगों को आभासी भी हो सकता है। क्या? आभासी, दोनों एक ही नाम है। अगर हम फोकस पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे? फोकस पर, तब प्रतिबिंब जो है ये अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। जब वस्तु को फोकस और सी के बीच रखेंगे तब अपना जो प्रतिबिंब है ये सी और एफ के अनंत और सी के बीच बनने वाला है। जब वस्तु को हम सी पर रख देंगे, क्या नंबर पॉइंट हो गया? 4 नंबर, तब प्रतिबिंब हम लोगों का जो है सी पर ही बनेगा। जब वस्तु को रखेंगे 5 नंबर यानी कि यहाँ अनंत और सी के बीच, तब प्रतिबिंब जो है हम लोगों का बनने वाला है कहाँ? और सी और एफ के बीच। और जब वस्तु को हम लोग रखेंगे अनंत पे तो प्रतिबिंब बनेगा हम लोगों को फोकस पे। कहाँ बनेगा? फोकस। एक चीज हम आपको लिख देते हैं और उसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
उससे भी बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। इससे तो होंगे ही होंगे, उससे भी कन्फ्यूजन को क्या करेंगे हम लोग दूर कर लेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रखे हैं, कहाँ रखे हैं? फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? अनंत पे। और ये प्रतिबिंब जो है ये दोनों बनेगा बड़ा। क्या बनेगा? बड़ा। बड़ा लिख लीजिएगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और ये सी पर रखे थे तो सी पर बना है, तो समान आकृति क्या बनेगा? समान आकृति। और ये दोनों बनेगा छोटा। ये दोनों क्या बनेगा? छोटा। ये दोनों क्या बनाएगा? अब आपको हम एक इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हम आपको एक चीज बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। इतना ही दूर में बताइए देंगे। देखिए, फोकस का उल्टा होता है अनंत। फोकस का उल्टा क्या होता है? अनंत। फोकस का उल्टा होता है अनंत। और अनंत का उल्टा होता है फोकस। वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या का जो है कि उल्टा और सीधा दोनों वक्ता त्रिज्या ही होता है। वक्ता त्रिज्या ही होता है। क्या ये मतलब है कि यदि हम किसी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो मेरा प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा। यदि अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। यदि हम किसी वस्तु को वक्ता त्रिज्या पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फिर वक्ता त्रिज्या पर ही बनेगा। और वक्ता त्रिज्या पर रखेंगे तो वक्ता त्रिज्या पर ही बनेगा। यदि किसी वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे? फोकस पर रखेंगे। फोकस पर रखेंगे। फोकस पर रखेंगे तो फिर इमेज जो होगा वो बड़ा बनेगा। और अनंत पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, अनंत तो कैसा बनेगा? अनंत पर रखेंगे तो कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और वक्ता त्रिज्या पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे? वक्ता त्रिज्या पर रखेंगे। वक्ता त्रिज्या पर रखेंगे। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, चाहे छोड़ तो रहे, यहाँ लिख देते हैं। वक्ता त्रिज्या पर रखेंगे। वक्ता त्रिज्या पर रखेंगे तो अपना प्रतिबिंब जो है समान आकार का बनेगा। कैसा बनेगा? समान आकार का बनेगा। और यदि उल्टा पता हो, ये सारे बात ही पता हो, तब प्रतिबिंब वास्तविक, लिख लो, वास्तविक। वास्तविक कैसा होता है? बोलो ना, वास्तविक कैसा होता है? उल्टा। वास्तविक उल्टा और स्थिति के अनुसार बनेगा। पढ़ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रख रहा है, कहाँ रखे हैं? सी और एफ के बीच। सी और एफ के बीच रखे हैं। जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखे हैं, मतलब रखे हैं 3 नंबर पॉइंट पे, तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बना है? सी के बाद। 3 नंबर यहाँ बना ना, सी के बाद। तो सी के बाद ऑप्शन में है क्या? सी के बाद। यहाँ सी के परे भी दे सकता था ऑप्शन। परे का मतलब भी होता है बाद। परे का मतलब भी होता है बाद। तो आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आना ही तो लिख लीजिएगा। हम तो कहते हैं कॉपी में लिख के आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे सवाल बहुत सारे बनते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन को देखते हैं। 80, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण, एक बार आपको बता देते हैं। एक होता है अवतल, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, अपने पास सुविधा है तो क्यों नहीं यूज करें इसका। चलो रेड लेते हैं, लाल लाल। अवतल, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ये उत्तल दर्पण, साउंड ठीक जा रहा है ना? उत्तल लेंस, आयुष, उत्तल दोनों बाहर चला गया, अकेले स्टूडियो में मत छोड़ ले, कोई लेके ना भाग जाए हमरा। अवतल दर्पण का एक और नाम है अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। और कहाँ चले जाते हो तू लोग? अवतल लेंस है, इसका नाम है अपसारी लेंस। उत्तल दर्पण इसका एक और नाम है अपसारी, अपसारी दर्पण। और उत्तल लेंस का नाम है अभिसारी। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत डाउट होता है। ग्रुप डी में 18 में टॉपिक से
बार बार क्वेश्चन हर दूसरा चौथा शिफ्ट में देखने के लिए मिला था। इस सवाल को देख लेते हैं। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर, अगर आप किसी चीज को मुख्य फोकस पर रखिएगा ना तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। मैंने पीछे बताया है, बड़ा बनेगा। और आवर्धित का मतलब ही होता है बड़ा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन है, धुंधला नहीं बनेगा, समान आकार का नहीं बनेगा, बिंदु के रूप में नहीं बनेगा, कैसा बनेगा? अत्यधिक बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर डी को लेकर हम लोग चलेंगे। आप लोग वीडियो को रोक के और सबसे पहले खुद आंसर मारने का कोशिश कीजिएगा। फिर जैसे ही अगर आपको लगे कि कंफ्यूजन है, डाउट है, तो फिर आप पॉज ओपन कीजिएगा, देखिएगा कि इसका आंसर क्या है। अगला सवाल 81 देखते हैं। किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र में रखे जाने पर, कहाँ रख रहा है? वक्ता केंद्र में। हमने बताया था यदि वस्तु को फोकस पर रखिएगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, अनंत पर रखिएगा तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, वक्ता केंद्र पर रखिएगा तो प्रतिबिंब समान आकार के बनेगा। फिर से लिख लीजिए एक नजर। फोकस पर रखेंगे तो कैसा बनेगा? अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। यदि हम अनंत पर रखते हैं वस्तु को तो बनेगा कैसा? छोटा। और अत्यधिक छोटा भी कह सकते हो। वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है ये बनेगा समान आकार का। कैसा बनेगा? समान आकार का। इसका ये मतलब है कि वक्ता केंद्र पर हम रखेंगे तो वक्ता केंद्र पर ही और समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ये सारे लिस्ट हम आपको दे रखे हैं। बढ़ जाते हैं आगे। अनंत और वक्ता त्रिज्या के बीच रखेंगे। फोकस पर रखेंगे तो बड़ा बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो छोटा बनेगा। और स्थिति बताए थे उसके हिसाब से सारे ऑप्शन सेट है। इसको देखिएगा। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? दुगनी होती है या आधी होती है? अरे भाई, फोकस जो होता है त्रिज्या का आधी होती है और त्रिज्या जो होती है वो दुगनी होती है फोकस का। तो क्या पूछा है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी तो त्रिज्या का आधी होगी। कहीं है ऑप्शन क्या? ये समान तो नहीं होगा ना, समान तो नहीं होगा, त्रिज्या के समान नहीं होगा। इसकी वक्ता त्रिज्या की तिगुनी, भाई तिगुनी का तो मामला ही नहीं है। इसकी वक्ता त्रिज्या की दोगुनी, वक्ता त्रिज्या की दोगुनी या इसकी वक्ता त्रिज्या की आधी। तो यहाँ कंफ्यूजन है। तो वक्ता त्रिज्या की दोगुनी कब होगा? वक्ता त्रिज्या की दोगुनी तो फोकस दूरी पूछा है ना, फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होगा। फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होगा। और यही वक्ता त्रिज्या की दुगुनी कौन होगा? तो वक्ता त्रिज्या की दुगुनी खुद होगा। वक्ता त्रिज्या की दुगुनी होगा क्या? नहीं, आंसर सी सही है। इसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होगा, वक्ता त्रिज्या की आधी होगा। ए वाली फॉर्मूला क्वेश्चन पे सेटअप हो रहा है। अगला सवाल देख लेते हैं। डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहते हैं। थोड़ा देर पहले शायद 80 नंबर सवाल या 81 नंबर सवाल में मैंने बताया था उत्तल दर्पण को अपसारी, अपसारी, अवतल दर्पण को अभिसारी, अभिसारी। तो अभिसारी, अभिसरण, अभिसारी, अभिसरण, मतलब हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। लगाइएगा आप लोग भी। आगे बढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दर्पण समीकरण होता है मेरे साथियों 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये है दर्पण समीकरण, जिसमें v का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। q का मतलब होता है वस्तु दूरी। और f का मतलब होता है फोकस। ये सारी दूरी को हम लोग ध्रुव से मापते हैं। तो ऑप्शन कहीं पढ़िए तो वक्ता का केंद्र ध्रुव और वक्ता त्रिज्या से समान दूरी पर, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। केवल और केवल हम लोग ध्रुव से मापते हैं। सभी दूरी को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। हाँ, एकदम सही बात है। तो अभी अब जो है इसमें भी यू और एफ तीनों को दर्पण के ध्रुव के माप से ही हम लोग मापते हैं। ये आंसर सही है, बाकी सारे करेक्ट नहीं है। अगला सवाल देखते हैं 85 85। दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, कैसा? आभासी, बड़ी, समान आकार का। अच्छा, दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब और कहीं नहीं अवतल दर्पण में बनेगा, सॉरी उत्तल दर्पण में बनेगा। उत्तल दर्पण में बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक, काल्पनिक या इसी को कहिए आभासी, आभासी। और कल्पना कैसा होता है? सीधा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा,
बड़ी भी बनेगा, समान आकार के भी बनेगा स्थिति के अनुसार, ऐसा होता है। आगे बढ़ जाते हैं। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर चक्रीय हो, चक्रीय नहीं वक्रीय हो। क्वेश्चन को सुधार लीजिएगा। हम आपको साथ ही बता देते हैं कि दर्पण जो होता है ये दो प्रकार के होता है। दर्पण कितना प्रकार का होता है? दो। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह फंसा हुआ होता है, फंसा होता है। और इसका जो है उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। क्या होता है? उभरा हुआ होता है। तो मेरा सवाल क्या है, एक वक्रीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी हो, तो अंदर की ओर धंसी होगा तो धंसा हुआ होगा अंदर की ओर, तो ये दर्पण हो जाएगा अवतल। कहीं है क्या? अवतल दर्पण। यही अगर बात उत्तल का करे तो इसका परावर्तक सतह क्या होगा? उभरा हुआ होगा। ठीक ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ते हैं 86 के बाद 87। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या है? समतल दर्पण से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, और समतल दर्पण एक बेहतरीन टॉपिक भी है दर्पण के चैप्टर में। आपको एक बात बता दें कि समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। अब काल्पनिक कैसा होगा? क्या होगा? हमेशा काल्पनिक होगा, सीधा होगा, और इसमें पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। जैसे यदि आप दाहिना हाथ को किसी को टाटा कीजिएगा तो उसमें दर्पण में बायां हाथ से टाटा करते हुए दिखाई देगा आपको। आप एम्बुलेंस देखे हैं? एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखल आता है कि नहीं लिखल आता है? एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखल आता है ताकि उत्तल दर्पण में लोग जो वाहन का साइड मिरर होता है उत्तल दर्पण, उसमें वो सीधा दिखे और एम्बुलेंस को जल्दी लोग रास्ता दे, है ना। इसीलिए एम्बुलेंस को एम्बुलेंस उल्टा हुआ लिखा हुआ रहता है। एक बात हम आपको और बता दें, इसका आंसर हो जाएगा समान आकार का, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी, आभासी। इसमें प्रतिबिंब को अगर हम भी गुना से, वस्तु को अगर भी गुना से ना चाहे तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है 2 भी गुना से नच जाएगा। एक नया पेज लेते हैं, हम एक एक बातें लिख देते हैं इसमें समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण पहला विशेषता यह है कि एक काल्पनिक 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 या आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। उसके बाद क्या बनाएगा? ये कल्पना कैसा होता है? सीधा ना जी, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। और बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, समान आकार के भी प्रतिबिंब बनाएगा, ये समान आकार के भी प्रतिबिंब बनाएगा। और इसमें आपके घर में आईना है, दर्पण, आप वहां खड़ा होकर देखिएगा, आप पीछे हटिएगा ना तो आप प्रतिबिंब आपका भी आईना में पीछे की ओर हटेगा। मतलब प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होगा। प्रतिबिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर, वस्तु दूरी के बराबर। उसके बाद यदि हम दर्पण को ऐसे लेके दर्पण को घुमा देंगे में, या हम खुद ऐसे करके घूमेंगे, तो अगर हम भी वेग से घूमते हैं तो प्रतिबिंब 2 भी वेग से घूमेगा। यदि हम वस्तु को ही वेग से घुमाए तो प्रतिबिंब 2 भी वेग से घूमेगा। यदि हम थीटा कोण से ना चाहते हैं, सेम बात है, यदि हम थीटा कोण से किसी भी वस्तु को घुमाएंगे, थीटा कोण से वस्तु को घुमाएंगे, वस्तु को घुमाएंगे घुमाएंगे तो 2 थीटा कोण से प्रतिबिंब आयुष, क्या हो गया? चलो चलो हो गया। प्रतिबिंब, ओह
प्रतिबिंब घूमेगा। ठीक है, एक चीज और बता देते हैं जो बारीकी से एयरफोर्स के क्वेश्चन में पूछा गया था और पूछा जाता है, टॉपिक है इसका, और ये है कि यदि प्रतिबिंब की संख्या निकालना, इमेज की संख्या निकालना है, IMAG, इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की संख्या निकालना है तो 360 बटा थीटा कर लो। और ऐसा कब होगा, जब ये क्योंकि प्रतिबिंब जो होता है हमेशा विषम संख्या में आता है, तो अगर हम रख देंगे 90 तो 9 चौका 36, 40, अगर 90 रख देंगे तो 0 से 9 चौका 36, 4, यानी ये हो जाएगा सम संख्या के लिए, सम संख्या के। और यदि कोई संख्या विषम संख्या रखते हैं तो हो जाएगा 360 बटा थीटा माइनस 1, विषम संख्या के लिए। सम, जैसे अगर हमको मान लो यहाँ रखना होगा 36 ही, 36, 10 में से गया तो 9, नहीं, ये है सम संख्या के लिए, माफ कीजिएगा हमको थोड़ा सा डाउट भी था। पेन नहीं, रुको ना, हम बताते। ये है विषम संख्या के लिए, ये है विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए, और ये फार्मूला है 360 बटा थीटा माइनस 1, ये है सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए। तो इससे इमेज का संख्या निकल जाएगा। समतल दर्पण में ये सारी बातें आती है, और समतल दर्पण को एक बार आप लोग भी किताबें से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा और भी ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा। तो इस सवाल का और उस सवाल का आंसर मैंने बताया था, शायद देख लेते हैं। इसका आंसर ए होने वाला है, यानी समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी। आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने साथियों को भी बताइए कि राजू सर आ गए हैं और पढ़ा भी रहे हम लोगों को, हम लोग फ्री में पढ़ रहे हैं और बड़ी मज़ा आ रहा है पढ़ने में। किससे कहानी भी कहेंगे, चिंता नहीं कीजिए, समय ले रहे हैं, धीरे धीरे हम यूट्यूब पे फ्रेंकली हो रहे हैं। अभी अभी तो सीखने में टाइम लगेगा ना, अभी तो नए नए है आप लोगों के बीच। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा सीधी नहीं होती है, ये ऑप्शन गलत है। पहली बात, असली और सीधी क्या होता है, आभासी और सीधा, और काल्पनिक सीधा हो सकता है, तो आंसर यही सही है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है, मैंने बताया था समतल दर्पण में। आगे बढ़ जाते हैं, इस सवाल को देखते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहन के साइड मिरर में करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर करते हैं। शीशे की खिड़की जो होता है इस समतल दर्पण का लगा रहता है, समतल दर्पण का होता है। मेकअप दर्पण जो होता है, हजामती दर्पण जिसको कहो, हजामती दर्पण, हजामती दर्पण, ये जो मेकअप दर्पण होता है इसमें अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, ताकि आकार बड़ा बड़ा दिखाई दे और शेप करने में अच्छा हो। साथियों देखे होंगे, ब्यूटी पार्लर गए हैं आप कल ब्यूटी पार्लर जाइएगा, ब्यूटी पार्लर तो आपकी मैडम ना जाएगी, आपकी गर्लफ्रेंड ना जाएगी, तो ब्यूटी पार्लर से जाइएगा तो देखिएगा ब्यूटी पार्लर में आपका चेहरा है इतनी गो और वहाँ दिखाएगा इतना गो, उसके बाद पूरा भाव का मतलब जो है डिजाइन करवाएगा, उसके बाद जो है इस प्रकार का यहाँ लट लगवाएगी, एगो ऐसे नचेगा, और यह एगो तन्नी को जो लट होता है यह पर तो सबके मारती है, इससे बचो। क्या बोला? कितना लड़का, मतलब समझ लो आधा घायल लड़का हो जाता है उस लट पे, अगर थोड़ा बहुत बच हो जाता है ना, तो एगो ये लिपस्टिक है तो एकदम पूरा मारने का काम करता है, एकदम खतरनाक जगह है, इस सबसे बच के रहना, ठीक ना। और कभी मजाल है कोई लेडीज का जो मेकअप करा के आए और मुंह धो ले, हम लड़के लोग बहुत अच्छे इंसान होते हैं, बात जान लो, क्या करेंगे, शेविंग करवा के आएंगे, केस कटवा के आएंगे, फिर अगर बाल छिलवा के आ गए तो हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, कहते हैं नहाओ तू केस कटवा के आया है, दाढ़ी छिलवा के आया है, शेविंग करवा के आया है। मम्मी तो जबरदस्ती मतलब क्या करेगी, जबरदस्ती कॉलर पकड़ेगी और नहाएगी जबरदस्ती, नहाओ नहीं तो बिछावन पर नहीं जाने देंगे, हाँ बाल्टी में फेंक देंगे, और हाल में नहाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो खाना भी नहीं देगी।
खुद जाएगी ब्यूटी पार्लर और वहां से पूरी तरह से टंच मेकअप पूरा पोतवा के आएगी। उसका मजा लो जो नहा ले। रात तक नहीं नहाएगी, जब तक 2-3 दिन तक नहीं नहाएगी, जब तक इसका महकने न लगेगा इसका अवसर, तब तक नहा नहीं सकती। तो हम लोग ठीक ना है जी, आते हैं अपना फेशियल उशियल करवा के तो नहा लेते हैं। तो हम लोग के पास नेचुरल जो है चेहरा है, मेकअप नहीं है, समझे, इसलिए हम लोग काला दिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? एक गोलीय दर्पण का भाग होता है, एक खोखले गोलीय दर्पण का जो भाग होता है वही गोलाकार दर्पण का केंद्र होता है। आगे बढ़ जाते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन है? अवतल दर्पण में सर्च लाइट का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण वाहन के साइड मिरर में प्रयोग होता है। वाहन के साइड मिरर, वाहन के साइड मिरर में प्रयोग करते हैं। बेलनाकार दर्पण का उपयोग जो होता है हम लोग अबिंदुकता रोग दृष्टि दोष में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा। हाँ भाई, अगर वह नींबू बाल्टी या गिलास में रखेंगे और अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देगा तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य कर रहा है। तो मैंने तो इसके बारे में चर्चा कर ही रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसमें तो लगातार चर्चा हुआ इसका, फिर क्या चर्चा करना है ना। तो बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा, प्रकाश के आंतरिक परावर्तन एक ऑप्शन है, इसके सिद्धांत पे ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, जिससे नेट बनता है, जो हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर को समुद्र में डाल के ही करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद है हीरा का चमकना, हीरा का चमकना। उसके बाद आपको आ जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हीरा का चमकना होगा मृग मारीचा बनना, मृग मारीचा बनना। उसके बाद इंद्रधनुष बनने में भी इसका हेल्प होता है, इंद्रधनुष बनना हेल्प होता है, पूरा नहीं बनता है, हेल्प होता है। आगे बढ़ जाते हैं। सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का दीर्घ दिखने का पीछे का कारण भी प्रकाश का क्या है? अपवर्तन। प्रकीर्णन के बारे में चर्चा बहुत पहले कर रखे हैं, परावर्तन के बारे में जानते हैं, विसरण के बारे में आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। डैश तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है। सवाल गलती है मेरे साथियों, 94 नंबर सवाल गलत है। हम आपको बता देते हैं सवाल क्या है। सवाल में पूछा था कि जब वस्तु धीमा तथा क्या हो जाता है, सघन से विरल में जाता है, सघन से विरल में जाता है। तो आपको पता है कि वस्तु जब सघन से विरल में जाता है, सघन है विरल है, जब सघन से विरल में जाएगा तो दो घटना घटेगी। पहला, सघन से विरल में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हो जाएगा, नॉर्मल से दूर। और दूसरा घटना होगा क्या? तरंग दैर्घ्य, चाल, वेग, ये सब बढ़ जाएगा। जैसे विरल से सघन में जाएगा तो नॉर्मल के पास और क्या होगा? दूसरा घटना क्या होगा? तरंग दैर्घ्य, चाल, वेग, ये सब बढ़ जाएगा। तो क्या पूछा है? तो वह धीमा हो जाता है तथा हो जाता है। देखिए सवाल तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैंने ये जो बताया है इससे संबंधित ही सवाल है। अगर आप लोगों के पास बुक है तो देख लीजिएगा, और नहीं तो चलिए एक क्वेश्चन को आप इसके मदद से ही रखिए, है ना। मेरा टाइपिंग मास्टर जो है अभी बैचलर है और ओकरा पास तकरीबन 50+ गर्लफ्रेंड है, मतलब पूरा आधा पटना का गर्लफ्रेंड है मानो तो। हाँ, मतलब ऐसा कोई गली नहीं है जहाँ इसकी रानी नहीं है। अब ध्यान तो उसी पे रहता है, तो टाइप करेगा कैसे ठीक से, समझे। तो कमेंट्स में हो सके तो आप लोग उसको सुना दीजिएगा ताकि अगला बार से टाइप ठीक करे। बढ़ते आगे। हम तो बहुत बार समझाए कि ऐसा चक्कर छोड़ दो, और भी नहीं कर रहा है। और कहता क्या बोलता है कि आपका तो शादी हो नहीं रहा है, कीजिएगा क्या आप, और नौकरी नहीं हुआ तो शादी नहीं होगा। तो हम सोचे हुए हैं कि नौकरी नहीं हुआ, एक बदुआ लगा तो एकरे साली से शादी करेंगे। जाएंगे कहाँ हम कहाँ जाएंगे? एकरे साली से शादी करेंगे। भाई बोला है कि करा देंगे।
अब देखते हैं कि कराता है कि नहीं कराता है। प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है। पानी जो है ये विरल माध्यम है, पानी विरल माध्यम है, ग्लास सघन माध्यम है। ग्लास क्या है? सघन माध्यम है। मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो नॉर्मल की तरफ झुकेंगे और गति कम जाएगा, नॉर्मल की ओर झुकेंगे और गति कम जाएगा, सामान्य की ओर झुकेंगे और गति धीमा हो जाएगा। ये आंसर सही है, हमने इससे पहले बताया था ना। आगे बढ़ जाते हैं। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? इसे ध्रुव कहते हैं। मैंने इसे सबसे पहला दूसरा सवाल यही था, पार्ट 1 में जाके देखिए। अगला सवाल है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है। आपसे छोटा परावर्तन होगा तो प्रतिबिंब होगा तो समझ लीजिए कि उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। पता है क्यों? इसीलिए तो उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहन के साइड मिरर में करते हैं। वाहन के साइड मिरर में ड्राइवर बैठा रहता है, उसके बगल में एक आईना होता है। बोलेरो में देखिएगा आप लोग, तो पीछे जितना गाड़ी का लाइन होता है उस सब उतनी को आईना में, एक छोटा सा आईना में पूरा गाड़ी दिख जाता है पीछे का। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बनाता है? छोटा बनाता है, तब ना सब हट जाता है उसमें, समझे? इसलिए वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं और इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। आगे बढ़ जाते हैं। गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? सवाल गलत है, स्पष्ट पता भी नहीं कि सवाल क्या है। गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? नहीं, ये सवाल नहीं है। इस सवाल को थोड़ा सा गलत करते हैं, सवाल ठीक नहीं। आयुष, चलिए इस सवाल को छोड़ देते हैं। सवाल टाइपिंग बोले नहीं, टाइपिंग टाइपराइटर के बारे में अभी बोले हैं सब बात। अब क्या बोलवाओगे हमसे? क्या बोलवाओगे? बस इतना ही समझ लो, उसकी साली हमसे बचनी नहीं चाहिए। तुम लोग बताना कि ठीक है उसकी साली से शादी किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वक्ता त्रिज्या फोकल लंबाई के बराबर होती है? बराबर तो हो ही नहीं सकता मेरे भाई। मैंने कब का बताया कि एफ बराबर होता है R/2? नहीं, तो R बराबर एफ गुने 2, मतलब त्रिज्या फोकस का दुगना होता है। वक्ता त्रिज्या फोकल लंबाई की आधी होती है। वक्ता त्रिज्या नहीं, दुगनी होती है। वक्ता त्रिज्या फोकल लंबाई के 3 गुना होता है। 3 गुना तो हो ही नहीं सकता। वक्ता त्रिज्या फोकल लंबाई के दुगने के बराबर होती है, ठीक है, वक्ता त्रिज्या फोकल लंबाई के दुगने के बराबर होती है। ये आंसर सही है। सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, और फिर आप लोगों से विदाई लेंगे। दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र के बारे में हम बता दें आपको। दर्पण सूत्र और इधर है लेंस सूत्र, दोनों बता देते हैं। आवर्धन सूत्र भी बता ही देते हैं साथ में। आवर्धन सूत्र और उसके बाद पावर, मतलब क्या है? क्षमता का सूत्र। पावर, पावर क्षमता, लेंस की क्षमता का सूत्र, लेंस की क्षमता या शक्ति, ये चारों का सूत्र बता देता है। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आवर्धन सूत्र होता है m बराबर माइनस में v/u बराबर में h i बटा में h o, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटा हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाली। और लेंस सूत्र होता है p बराबर में 1/f। यदि सेंटीमीटर में है तो ये मामला आएगा, और यदि मीटर में मामला चला गया तो p बराबर में 100/f मीटर में आ जाएगा। ये सारे फॉर्मूलाए दर्पण लाइट चैप्टर में आपको यूज करने के लिए मिलेंगे। तो आज का क्लास का 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ, जिसमें से एक क्वेश्चन टाइपिंग के वजह से गलत हुआ था। अब हम लोग मुलाकात करेंगे अगला पार्ट 5 में। सारे पार्ट बाई पार्ट आप लोग वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और सबसे अधिक वीडियो पूरा देखिएगा। पता है क्यों? क्योंकि आधे में से छोड़ के चल जाइएगा तो क्या पता जो छोड़ के गए हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए। इसलिए जब चालू किए पढ़ने का तो पूरा पढ़िए, और नहीं तो पढ़वे मत कीजिए, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। वीडियो का व्यूज जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, व्यूज जाने से आपको फायदा नहीं है, ये हमारी टीम को हमें फायदा है। लेकिन अगर वीडियो पूरा देख जाते हैं तो आपको फायदा है, क्योंकि आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा, आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। मिलेंगे कल, और एक और वीडियो जाता है जिसमें एलपी के लिए क्वेश्चन
कराया जा रहा है और अलग-अलग साइंस का अलग-अलग चैप्टर से, अलग-अलग जगह से और अच्छा-अच्छा क्वेश्चन उठाया जा रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक का ही और उसे हम ही करा रहे हैं अभी। आप लोगों के बीच जाना स्टार्ट हो जाएगा, संडे के बाद वो वीडियो भी मिल जाएगा आप लोगों को। इसका भी प्लेलिस्ट तैयार हो रहा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो खोजिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 प्लेलिस्ट के हिसाब से मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आप लोग कमेंट किए थे कि टेलीग्राम चैनल पे दीजिए, तो हम आपको व्यवस्था करवा रहे हैं। सोमवार के बाद से सारे पीडीएफ जो है क्लास का सूचना भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं कल, आपका आज का दिन शुभ हो और आप पूरी लगन के साथ पढ़ाई कीजिए और टेक्निकल टीम और हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी टीम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। तो ध्यान रखिएगा अपना, अपने परिवार का और सम्मान कीजिए अपने देश के फौजी का, अपने देश के किसान का। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।